नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ममता बघेल। चले बात करेंगे खबरों की। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षा हरियाणा अभियान के तहत काफी रियायतों के साथ लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कॉलर ही आ सकेगी। लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी छात्र छात्राओं को अनुमति होगी। इसके अलावा शिक्षक सिर्फ उन विद्यार्थियों की क्लास ले सकेंगे जिन्हें पढ़ाई में कुछ डाउट्स हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने रविवार को लॉकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला उपायुक्त को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा लोगों को सख्ती के साथ कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन करना होगा। इसके लिए उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों को संभावित जरूरी बंदोबस्त करने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में सभी कॉर्पोरेट ऑफिस पूरी हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। किसी भी शादी समारोह में 50 लोगों तक की उपस्थिति रहेगी, लेकिन अभी बारात लाने या ले जाने पर रोक रहेगी। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, बार सुबह 10 बजे खुलेंगे और रात को 10 बजे ही बंद होंगे। पहले इनके बंद होने का समय 8 बजे तक था। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने कहा कि कोविड-19 के पीड़ितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है। सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं, तो ये पूरी तरह से गलत होगा। सरकार ने कहा कि अगर कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों को 4 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है, तो फिर SDRF का पूरा पैसा सिर्फ एक चीज पर खर्च हो जाएगा और इससे महामारी के खिलाफ लड़ाई में उपयोग होने वाली राशि प्रभावित होगी। अगर SDRF फंड को कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने में खर्च किया जाता है, तो इससे राज्यों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई प्रभावित होगी और अन्य चिकित्सा आपूर्ति और आपदाओं की देखभाल के लिए पर्याप्त धन नहीं बचेगा। इसलिए कोरोना से मरे व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना राज्य सरकार के वित्तीय सामर्थ्य से परे है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मौसम विभाग की माने तो 27 जून को झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली को मानसून के लिए अभी एक और हफ्ते का इंतजार करना होगा। देश भर में मानसून की गति धीमी पड़ गई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत में शनिवार को आंधी के साथ छिटपुट बारिश हुई। इधर मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के लोगों को मानसून की भारी बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अम्बाला और अमृतसर से गुजरना जारी है। आइए जानते हैं कि किन भारतीय मौसम विभाग ने देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इन जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। मौसम की जानकारी देने वाली निजी कंपनी स्काईमेट वेदर के मुताबिक रविवार को पूर्वी यूपी, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, बंगाल, तटीय उड़ीसा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में रविवार को बादल छाए रहने के साथ साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। करेंगे अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। वे लद्दाख पहुंचे। उनका ये दौरा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कई स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने के अगले चरण को लेकर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच हो रहा है। इस दौरे के लिए थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी उनके साथ गए हैं। इस यात्रा में रक्षा मंत्री भारत की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा करने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से शुरू सैन्य गतिरोध के समाधान के लिए नए दौरे की कूटनीतिक वार्ता हुई है। दौरे को लेकर रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से लद्दाख का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। लद्दाख के अपने दौरे के दौरान वे सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित आधारभूत संरचना की कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और क्षेत्र में तैनात जवानों के साथ संवाद करके सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री लद्दाख में ऊंचाई पर स्थित बेस और विभिन्न सैन्य संरचनाओं का जायजा लेने के साथ ही अस्थिर माहौल में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहरेदारी कर रहे हैं। जवानों से बातचीत करके उनका मनोबल बढ़ाएं। इस यात्रा को लेकर सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री को सेना की 14वीं कोर के लेह स्थित मुख्यालय में पूर्वी लद्दाख में समग्र स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
उसमें 2014 में मैं पार्टी का अलीगढ़ प्रेसिडेंट था, उसमें भी वेटरन्स हमसे मिले थे। वो लोग कहते साहब वन रैंक वन पेंशन, जब इलेक्शन आता है तो सारे लोग एश्योरेंस देते हैं, लेकिन एश्योरेंस को कोई पूरा नहीं करता है इलेक्शन दिए जाने के बाद। तो मैंने उस समय कहा था, जब हमारी मोदी की शुरुआत हुई थी और एक कार्यक्रम ले जाकर मोदी जी ने उसकी घोषणा भी की कि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया। बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद बल्लभगढ़ थाना आदर्श नगर क्षेत्र में विशेष समुदाय के 2 लड़कों ने एक 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित के बयान के आधार पर कार्यवाही शुरू करते हुए दोनों आरोपियों को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के महिला थाने का है, जहां पर आदर्श नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर कार्यवाही शुरू करते हुए चंद घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी। वहीं थाने में पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने महिला थाना एसआई मुकेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन इस मामले में सही तरीके से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और पीड़ित के साथ आए लोगों को धमका रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं और पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर बल्लभगढ़ के महिला थाना पहुंचकर थाना प्रभारी नेहा राठी से बात की और उचित कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे एसीपी बल्लभगढ़ ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिया। जैसा वीरेंद्र गौड़ जी ने बताया है कि एक 14 साल की हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया गया है और मैंने एफआईआर कॉपी पढ़ी है, उसके अंदर बलात्कार वर्ड कोई लिखा नहीं है इन्होंने, खाली उसमें लिख दिया छेड़छाड़ का मामला। और जैसे बता रहे थे कि आईओ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एक केस का कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही इस तरह से बिहेव करेगा तो केस का क्या हाल होगा, ये सभी सोच सकते हैं अपने आप। तो मेरी तो ये उम्मीद है, मैं प्रशासन से भी ये कहूँगा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, पास को एक्ट लगाए और प्रशासन को ऐसा उदाहरण पेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाद उसे ले जाके सेक्टर 64 में कोई पुलिया है, वहाँ ले जाके उसके साथ उन्होंने बलात्कार किया। एक लड़के ने बलात्कार किया और दूसरा लड़का बलात्कार करने के चेष्टा में था। उसी टाइम पुलिस की जब पीसीआर सायरन बजा तो वो वहाँ से भागे। पुलिस की पीसीआर ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के ले आए, लेकिन पीसीआर ने भी मामले को मैनेज करने की कोशिश की, लड़की को घर छोड़ दिया और लड़कों को रास्ते में जाके छोड़ दिया। लेकिन जब वो लड़की ने घर जाके बताया, लड़की के माँ बाप नहीं है, उसने अपने दादा को बताया, दादा ने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस 100 नंबर पे इतला पाके वहाँ पे पहुँची, उन्होंने सारी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, बलात्कार हुआ है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कंट्रोल रूम के थ्रू वीटी प्राप्त हुई थी कि एक 14 साल की लड़की के साथ दुर्व्यवहार टाइप की घटना घटित हुई है, जिसमें हमने एसएचओ आदर्श नगर ने एसएचओ वोमन पुलिस स्टेशन जो हमारी है उसकी हेल्प ली और हमने उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज किया और नियमानुसार उसमें हमने कार्रवाई कर दी थी। और उसके बाद नियमानुसार जो आरोपी हैं आरिफ और शहजाद, उनको हमने राउंड अप करके उनको अरेस्ट भी कर लिया है। कौन लोग थे ये दोनों जो आरोपी हैं? क्या लड़की के मिलने वाले थे या फिर क्या कुछ था? ये आसपास ही वहीं रहते हैं, आरिफ और शहजाद उनके नाम हैं। लड़की हिंदू संगठन से बताई जा रही है और जो लोग हैं उनका आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है और जो है जो लोग संगठन के लोग आए थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, उन्हें धमकाने की कोशिश की गई है, झूठा मुकदमा दर्ज करने तक की जो है धमकी दे डाली है। आयु को ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मैं अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, कुछ लोग वुमेन पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ में हमारे आए हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों को मैंने उनसे बात की है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि रात को जो आईओ थी उन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया। मैंने उसके बारे में यही कहा भी आप मुझे इसके बारे में लिख देना चाहते हो दे सकते हो और उसकी हम प्रॉपर अपने सीनियर अधिकारी से बात करके उसकी हम जांच करा देंगे। ऐसा अगर उसने किया है तो वो नहीं होना चाहिए था। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 3 दिन तक चलेगा, जिसके लिए शहर में 8 बूथ बनाए गए हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान पोलियो की दवा बच्चों को नहीं पिलाई गई थी। लंबे अंतराल के बाद इस अभियान की फिर से शुरुआत की गई है, ताकि देश को जो बड़ी मेहनत से पोलियो
फ्री किया गया है उसमें कहीं कोई केस ना आ जाए। अभियान की शुरुआत के दौरान कैबिनेट मंत्री मोचन शर्मा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार के हाथ है, जिसे वे बखूबी निभा रहे हैं। वहीं उन्होंने फरीदाबाद में डेल्टा पल्स के पहले मरीज पर कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए लापरवाही ना बरतें और कोरोना का पालन करें। इस मौके पर अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि हमारा देश पोलियो फ्री है, उसके बाद भी हम किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं कर सकते, इसलिए पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। वहीं डेल्टा पल्स पर बोलते हुए कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण भी कोरोना की तरह ही है, इसलिए कोरोना नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। कोरोना महामारी में इसको नजरअंदाज ना करें और बाकी हिंदुस्तान पोलियो फ्री हो चुका है। कोरोना से हुए लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो लापरवाही से कोरोना हुए? तीसरी लहर आने वाली है। कोरोना से अगर हम कहें तो अगर हम डेल्टा की बात करें तो फरीदाबाद में हमारा पहला केस बल्लभगढ़ में ही है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना के जो नियम है, चाहे वो डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे हैंड वॉशिंग हो, उन सभी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो फरीदाबाद में पहला केस निकला है वो बल्लभगढ़ में ही निकला है और 28 अप्रैल को वो दिल्ली से कई कंपनी में काम करता है, वहाँ से लाया था और वो इजीली कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। एक हफ्ते में उसका फीवर उतर गया, तो हफ्ते में खांसी वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। होम आइसोलेशन में वो भी पॉजिटिव आया था RT-PCR में। क्या इसके भी लक्षण वैसे ही हैं जैसे पिछली बार कोरोना के थे? बिल्कुल सेम लक्षण है और कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये है, फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो कोरोना के नियम है, चाहे वो हैंड वॉशिंग है, चाहे मास्क है, चाहे डिस्टेंसिंग है, उनको बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे पोलियो की 2 डोज लाई जाएंगी और आज इसकी शुरुआत है। और पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात से उसको ख़त्म करने का सरकार ने, देश और प्रदेश सरकार ने ख़त्म करने का जो अभियान चला रखा है, उसकी शुरुआत आज हमने करी है और सभी डॉक्टर, सभी अधिकारी इसमें लगे। कोरोना का नया रूप स्वरूप डेल्टा फरीदाबाद डेल्टा प्लस के सामने आया, क्या कहेंगे इसके बारे में? कोरोना तो 2019 से है और कोरोना से हम सब लोगों को बच के चलना है। चाहे दूसरे अभियान की बात करें या आने वाले तीसरे की जो लेके तो तीसरा अभियान है, इस पर यही है कि जो तीसरा जो अभियान, जो कोरोना का जो तीसरी जो लहर है, उससे हम सब लोगों को बच के रहना है। अपनी दूरी, जो सरकार के दिशा निर्देश, जो डॉक्टरों की जो हेल्थ की गाइडलाइंस है, उन पर हमें सब काम करना है। तो हमें क्या है कि अपने आप को बचाना है, तो सबको अपने नियमों का पालन करना चाहिए। बाजार में तमाम गतिविधियाँ चालू हो गई है, सरकार कैसे निपटेगी इसमें? नहीं, मैं बाजार की बात करूँ, मैं शादियों की बात करूँ, फंक्शन की बात करूँ, शमशान घाट की बात करूँ, रैली और जलसा की बात करूँ, सब पे लगाम होनी चाहिए। बाजार से काम नहीं चलेगा। रैली है, जलसा है, सामाजिक, धार्मिक ये फंक्शन है, इन सब से हमें बचना पड़ेगा। शादियों में माल वही चल गया, कार्डों की प्रवृत्ति वही चालू कर दी, तो सबको अपने आप। फिर बात करेंगे पलवल की। पलवल हुड्डा सेक्टर 2 में जिम करने गए एक युवक को पुरानी रंजिश को लेकर 2 दर्जन से अधिक गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 4 नामजद तथा अन्य के खिलाफ हत्या तथा अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सबका जिला अस्पताल में मोर्चरी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि 31 वर्षीय मृतक अनूप भी हत्या के एक मुकदमे में हाई कोर्ट से जमानत पर आया हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलावलपुर गांव निवासी 31 वर्षीय अनूप बीती शाम करीब 7 बजे 7:30 बजे के आसपास हुड्डा सेक्टर 2 में फिटनेस वर्ल्ड जिम पर जिम करने गया था। उसका छोटा भाई लोकेश भी उसके साथ था। बताया गया कि लोकेश जिम में रुका हुआ था, जबकि उसका बड़ा भाई अनूप जिम के पास अपनी मेरी बहन के घर पर मिलने के लिए चला गया था। वहां उसने घर के बाहर ही अपनी बहन से पीने के लिए पानी मांगा था कि तभी पहले से ही ताक में बैठे एक मोटरसाइकिल पर और कार में आए हमलावर बदमाशों ने अनूप पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया गया कि संख्या में 6 से 7 बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग चलाई और जिसमें से 1.5 दर्जन के आसपास गोलियां अनूप के शरीर में लगी हैं। इतनी अधिक मात्रा में गोली लगने से अनूप की मौके पर ही मौत हो गई। वहाँ गए थे तो उसमें बड़ा भाई तो बैठ गया था, वहाँ बहन जी है, मामा की लड़की है वहाँ, तो उसके घर के बाहर बैठ गया था, उनसे पानी वानी मांग रहा था, पानी पीने के लिए दिया था। छोटा भाई चला गया था जिम करने, जिम के अंदर। थोड़ी देर में ही करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ही फिर यहाँ पे गोलियां चलने की आवाज़ आई थी। उसमें छोटा भाई आया था भाग के देखने के लिए, तो उसने देखी कि जैसे गोलियां चल रही हैं, तो जैसे ही छोटे भाई पे नज़र पड़ी उस पर भी वारदात हुई है। ये वहाँ से भाग गया था छोटा भाई। वहाँ से भागने के बाद जब पुलिस आई है तब वो भाई वापस आया है पुलिस को देख करके।
कमल जी, किस नाम से आपका स्टेट वो जो जिम है जो जिस टाइम पे गोलीबारी हुई है कल रात को, उस टाइम पे आप थे जिम में? अंदर था सर मैं। क्या देखा आपने, क्या हुआ? गाड़ी जब आवाज़ आई है उल्टो गोलियों की, जब सारे बच्चे हम तो छत पे भाग गए थे ऊपर, मैं उनके साथ भाग गया। फिर जब गाड़ी गई है तो छत पे समय देखिए आगे नाला है, नाले पे से जब सीधी गई है गाड़ी। सर कल 7 और 7:30 बजे की वाक़या है शाम की। ये लड़का जो मरने वाला है अनूप, ये जिम करके गया था अपने रिश्तेदार के वहाँ बैठा था, पानी वगैरह पी रहा था। इनकी पुरानी दुश्मनाई 10-12 साल पहले इन्होंने मर्डर किया था। दूसरी पार्टी इसके पीछे लगी हुई थी, तो इसको काफ़ी गोलियां मार के वहीं मौके पर जो दम तोड़ दिया था। तो उसके बाद उन्होंने आज 27 तारीख को एप्लीकेशन दी है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया 148, 149, 302, 525, 54 एक्ट, जिसमें 5 आरोपियों का आया है नाम। क्या क्या नाम है उसमें? कैलाश है, प्रशांत है, लखन है और डालचंद है, एक डीलर है बलई गांव का। 5 का है। इनमें 2 मोटरसाइकिल थी, एक i10 कार थी। उसके वारदात करने, गोली मारने के बाद वो फरार हैं। उनके घर पर दबिश दी जा रही है, पकड़ने की रेड वगैरह कर रहे हैं और इनकी रिश्तेदारी वगैरह में पुलिस को टीम बना पार्टी बना कर भेजा हुआ है। मौके से कुछ सबूत साक्ष्य मिले हैं? बिल्कुल खून मिला है और अपना ये बुलेट वगैरह खोल मिले हैं। चलिए बात करेंगे करनाल के कटाबाग गांव में दिन दहाड़े पिता बेटे से पिस्तौल की नोक पर लूट हो गई। बाप बेटे की सराफा बाजार में ज्वेलर्स की दुकान है और गांव में फेरी के जरिए भी आभूषण बेचने का काम करते हैं। पीड़ित का आरोप है कि 4 लुटेरे करीब 15 लाख रुपए के आभूषण लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेहनत करके गांव-गांव घूमकर 35 साल से फेरी के जरिए आभूषण बेचने का काम बाप बेटे कर रहे थे। रोजाना की तरह आज घर से निकलते ही कटाबाग गांव की तरफ जाते ही कि तभी गांव के नजदीक 3 बाइक सवार नजदीक बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। चौथा लड़का जो वहां रैकी कर रहा था वो आता है, पिस्तौल कनपट्टी पर रखता है और उनसे बैग मांगता है। पिस्तौल के डर से व्यक्ति बैग उन लोगों को थमा देता है, जिसके बाद चारों लुटेरे मौके से फरार हो जाते हैं। बैग में आभूषण थे। सराफा बाजार में पिता बेटे की ज्वेलर्स की दुकान थी। पिस्तौल थी। उन्होंने सीधा आए और बाइक के आगे बाइक लड़ा दी और एक जना बोला ताऊ ये बैग दे दे। हमने नहीं दिया। जो एक बंदा पैदल आया भागते भागते, उन्होंने हमारे कान पट्टी पे पिस्तौल लगा दी और कह रहे अब दे दे, नहीं तो जान से भी जाएगा बैग भी जाएगा। फिर डरता हम क्या करते, बैग दे दिया जी। पिस्तौल दिखाया था? पिस्तौल दिखाया, पिस्तौल है जी उनके पास, कान पट्टी पे रख दिया था हमारे। और फिर हमने उसका पीछा भी किया, यानी कि वो पल्सर बाइक पे थे और कम से कम ज़्यादा नहीं, मैंने आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर उनके पीछा भी किया है। वो नहीं पकड़े गए मेरे से। वो बहुत तेज़ बाइक चला रहे थे, बल्कि 2-3 सीटी टीवी में आए हैं, उनकी फुटेज आई है। दिखने में कैसे लगते थे? दिखने में हट्टे कट्टे जवान थे। कौन सी बाइक थी उनके पास? पल्सर। कितने लोग थे टोटल? नंबर नहीं था बाइक के ऊपर। टोटल 4 लोग थे। नकाबपोश थे? हाँ, ये डाला हुआ था। बाइक पर 4 लोग। आप क्या काम करते हैं? मेरा सुनार का काम है जी? सुनार का काम है। सराफा बाजार में मेरी शॉप है। कीमत का वो था सामान? 15 लाख के आसपास है उस बैग में सामान, जिसमें सोना और चांदी था। गाँव में जाकर सोना बेचते थे? हाँ, गाँव में मेरा शनिवार जाते थे। हर शनिवार को मैं कटेबाग में जाता था। कईयों से पैसे लेने होते थे, पैसे लेते थे। कईयों ने सामान लेना होता था, सामान दे देते थे। तो इतना यानी कि हर चांदी आप बैग में लेके चलते? हाँ, इतना लेके। कईयों का यानी कि कोई भी ब्याह का सामान हमारे से मांगता था तो हम वहीं के वहीं दे आते थे। ऑर्डर भी था कोई? ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर भी था और कईयों ने बुलाया भी होता था, लेकिन इस बार ना किसी ने बुलाया था। हम रिकवरी के अपने पैसे के लिए जा रहे थे और रास्ते में ही हमारे साथ ये काम हो गया। ये किस जगह का मामला है? ये कटाबाग सोना था? कितने लाख? अंदाजा यही 200 ग्राम के आसपास सोना था पुलिस पहुंची और 10-15 किलो चांदी थी। कितना टोटल कितना लाख का होगा? टोटल ये 15-16 लाख के 14-15 लाख के आसपास था। उम्र की कमाई थी जी। हाँ, रोजी क्या कार्रवाई चल रही? क्या चाहेंगे? पुलिस मेरे साथ ही है जब से उन्होंने सीटी फुटेज निकाले। लगता है भाई कार्रवाई तक पहुंच जाएंगे हम। तो आप कितने लोग थे? हम 2 जने। पहचान कर सकता हूँ मैं। पहचान होगी? मेरा नाम अजय। तो आप ये देख सकते और जब आए थे वो मोटरसाइकिल चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भारत विकास परिषद कृष्ण शाखा, HDFC बैंक एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने
सोसाइटी के सहयोग से थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए सैनिक धर्मशाला इंद्री में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। शिविर में रक्तदान एकत्रित करने में सरकारी सिविल अस्पताल व कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर लगभग 173 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए समाजसेवी कपिल किशोर ने बताया कि ये रक्तदान शिविर विशेष रूप से थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि थैलीसीमिया के रोगियों के खून को बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है। मरीजों को रक्त की कमी ना रहे, इसलिए रक्तदान शिविरों को लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शादी से पहले लड़के लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, उसी प्रकार शादी से पहले इन दोनों के रक्त की भी जांच होनी चाहिए। गर्भवती महिला को भी खून की जांच बहुत जरूरी है। कपिल किशोर ने बताया कि खून देने से किसी प्रकार की कोई शारीरिक कमी नहीं होती है, अपितु रक्तदाता खुद भी कई बीमारियों से अपना बचाव कर सकता है। कपिल किशोर ने बताया कि वो खुद भी अब तक 67 बार रक्तदान कर चुके हैं और 109 शिविरों के माध्यम से 13,000 से भी ज्यादा रक्त इकट्ठा करवा चुके हैं। HDFC बैंक करनाल से हूँ। HDFC बैंक 2007 से पैन इंडिया लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन कर रहा है। हमने 2007 में ये महज कुछ कैंपों से शुरुआत करी थी और अब ये जो हमारा प्रयास है ये बहुत बड़ा बन चुका है। हम हर साल ऐसे कैंप्स पैन इंडिया आयोजित कर रहे हैं जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। हमारा 2013 में हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है सिंगल डे में पैन इंडिया हाईएस्ट यूनिट इकट्ठी करने के लिए। तो हमारा प्रयास रहेगा, हम और भी ऐसे कैंप लगाएंगे जिससे हमारे देश में किसी को भी रक्त की कमी ना पड़े, सबको पर्याप्त मात्रा में जरूरत पर रक्त उपलब्ध हो। और जैसा कि कपिल भाई ने बताया कि थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनको हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो आशा है कि वो भी ऐसे सहयोग करते रहेंगे और किसी बच्चे को भी ब्लड की कमी नहीं आएगी। धन्यवाद। गौरव गुप्ता। आज इंद्री में जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये भारत विकास परिषद के सौजन्य से लगाया जाता है। इसके साथ HDFC बैंक भी है और रेड क्रॉस, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये भी सारे मिल के लगा रहे हैं और सहयोगी संस्थाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत विकास परिषद गत वर्ष 1 लाख यूनिट एक साल में हमने ब्लड डोनेट किया, ठीक है, कोशिश करवाया। और भारत विकास परिषद की सभी शाखाएं, ये जो कृष्ण शाखा है और कृष्ण शाखा ने 15 दिन पहले भी सिविल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। इसी प्रकार से घरोंडा में 18 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, अंबाला में लग चुके हैं 4। तो हमारी सभी शाखाएं, हरियाणा ही नहीं पूरे इंडिया में सभी शाखाएं ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हैं। और जैसे कि बताया, थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ये बहुत ही नेक कार्य है। उन बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है। वैसे तो रक्तदान जो है सबसे बड़ा दान माना गया है और आज जो है हमारे सेक्रेटरी जो नरेश अरोड़ा जी हैं और प्रांत के कोषाध्यक्ष सिंगल जी विशेष रूप से आए हैं। वाइस प्रेसिडेंट है ललित सुखीजा जी, ओम प्रकाश जी, ये भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सुरेश हिंदुजा जी। और हम हर प्रकार से तन मन धन से ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहेंगे। VVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VVM न्यूज़। नमस्कार।